कहानी की शुरुआत होती है एक विशाल हरी घाटी से, जहां तेज हवा पूरे मैदान में बह रही होती है। एक पहाड़ी के ऊपर एक लड़का खड़ा है जिसके मेसी ब्राउन हेयर हैं और उसके कंधे पर एक पुराना मेटल शवल टंगा हुआ है। उसके पास खड़ा है एक सिल्वर हेड नाइट ज़ेवियर असराहन, जो एक बड़ा व्हाइट फ्लैग पकड़े हुए हैं जिस पर एक एंशिएंट क्रेस्ट बना हुआ है, और उनके पैरों के पास खड़े हैं कुछ छोटे छोटे अजीब से हैमस्टर जैसे क्रीचर्स। अचानक वो लड़का जोर से बोलता है, इस दुनिया में मेरा नाम है लॉयड फ्रॉन्टेरा। इतना कहते ही वो अपना शवल घुमाकर जोर से जमीन में मारता है। अगले ही पल जमीन से एक चमकदार ब्लू एनर्जी वेव निकलती है, जैसे कोई डिजिटल शॉक वेव पूरे मैदान में फैल गई हो। हवा में चमकते हुए ग्रीन डिजिटल कोड्स दिखाई देने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में मिडीवल माउंटेन्स के ऊपर एक विशाल फ्यूचरिस्टिक सिटी का होलोग्राम बन जाता है। लॉयड जोर से हंसते हुए कहता है कि यही वो कहानी है कि कैसे एक साधारण सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने पूरी दुनिया को बदल दिया। वो अपने हाथ फैलाकर पागलों की तरह हंसते हुए ज़ेवियर से कहता है, ये सब पैसा है। लेकिन ज़ेवियर उसे शांत चेहरे से देखता है और पूछता है, क्या मेरे मालिक सच में पागल हो गए हैं? लेकिन असली कहानी यहां से शुरू नहीं होती। इसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। एक अंधेरी रात में एक लड़का सड़क के बीच मिट्टी में पड़ा हुआ है। अचानक उसके सामने एक चमकती हुई सिस्टम विंडो दिखाई देती है। उसमें लिखा होता है कि उसे एब्सोल्यूट की तरफ से एक रैंडम विश दी जाएगी। ये लड़का असल में किम सुहो है। जब वो अगली सिस्टम स्क्रीन पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि अब वो एक नॉवेल की दुनिया में आ चुका है, नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन। ये देखकर वो पूरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि यही नॉवेल वो पिछली रात पढ़ रहा था। ठंडी हवा में कांपते हुए वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। तभी अचानक उसके जबड़े में तेज दर्द होता है। एक लाल रंग की सिस्टम अलर्ट विंडो दिखाई देती है। उसमें लिखा होता है कि सख्त जमीन पर सोने की वजह से उसका जबड़ा डिसलोकेट हो गया है। ये देखकर वो गुस्से में सिस्टम पर चिल्लाने लगता है। अब वो तेजी से सोचने लगता है कि आखिर वो किस किरदार के शरीर में आया है। वो नॉवेल की कहानी याद करने लगता है। तभी उसे एक भयानक सच्चाई समझ आती है। इस कहानी में जो इंसान अक्सर शराब पीकर सड़क पर पड़ा मिलता था, वो और कोई नहीं बल्कि लॉयड फ्रॉन्टेरा था। ये समझते ही वो जोर से चिल्ला उठता है। उसी समय पीछे से भारी कदमों की आवाज आती है। पेड़ों की छाया से एक लंबा आदमी बाहर आता है। उसकी कमर पर एक चमकती हुई तलवार है और उसकी आंखें तेज हैं। वो है ज़ेवियर असराहन, इस कहानी का असली हीरो। ज़ेवियर शांत आवाज में कहता है कि वो उसे हर जगह ढूंढ रहा था और अब उसे मैंशन वापस चलना चाहिए। ये सुनते ही लॉयड के दिमाग में एक और बिजली गिरती है। अगर ज़ेवियर यहाँ है तो इसका मतलब साफ है, वो सच में फ्रॉन्टेरा परिवार के लॉयड के शरीर में आ चुका है, और ये वही लॉयड है जो इस कहानी का सबसे खराब किरदार माना जाता है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा जाती है। फिर ज़ेवियर हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि उसने बस उसका नाम पुकारा था, लेकिन अच्छा है कि लॉयड खुद को गुंडा मानता है। उसी समय एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है जो बताती है कि ज़ेवियर अभी बहुत अच्छे मूड में है। ये देखकर लॉयड चिढ़कर सिस्टम को चुप रहने को कहता है। कुछ देर बाद दोनों फ्रॉन्टेरा मैंशन पहुंचते हैं। ज़ेवियर आग के पास बैठकर लकड़ी को हिलाता है और लॉयड की हालत का मजाक उड़ाता है। वो बताता है कि लॉयड ने पूरे दिन शराब पीकर पब में लड़ाई की, फर्नीचर तोड़ा और आखिर में सड़क पर बेहोश होकर गिर गया। ज़ेवियर ये भी कहता है कि चाहे लॉयड कितना भी गुंडा क्यों ना हो, वो अभी भी बैरन का बेटा है। अगर वो मर जाता तो बैरन को बहुत दुख होता। दूसरी तरफ लॉयड ठंड से कांप रहा होता है। उसे महसूस होता है कि ये दुनिया पूरी तरह मिडीवल है। यहाँ कोई मॉडर्न कंफर्ट नहीं है। वो मन ही मन सोचता है कि काश यहाँ कोरिया जैसा ओंडोल हीटिंग सिस्टम होता। कुछ देर बाद ज़ेवियर कमरे से जाने लगता है। वो कहता है कि वो कल बारन को लॉयड की हरकतों के बारे में बताएगा। ये सुनकर लॉयड तुरंत उसे रोकता है। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या उनका परिवार सच में बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है? ज़ेवियर ये सवाल सुनकर हैरान हो जाता है। वो मुड़कर लॉयड को देखता है और कहता है कि ये बहुत अजीब सवाल है। फिर वो बिना जवाब दिए कमरे से बाहर चला जाता है। अकेले रह जाने के बाद लॉयड का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। उसे इस कहानी का भविष्य पूरी तरह याद है। कल रात उसने इस नॉवल का आखिरी चैप्टर पढ़ा था और उसमें क्या हुआ था, ये सोचकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। कुछ साल बाद फ्रॉन्टेरा परिवार को एक बड़ा धोखा मिलेगा। उनका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। बैरन और बैरनेस निराश होकर आत्महत्या कर लेंगे और लॉयड खुद सड़क पर एक गरीब भिखारी बनकर जिएगा। वो हर दिन सस्ती शराब पीते हुए एक गंदे सराय में पड़े पड़े आखिर में खून खांसते हुए मर जाएगा। ये भविष्य सोचकर लॉयड पूरी तरह टूट जाता है। वो बिस्तर से उठकर गुस्से में चिल्लाने लगता है। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, अगर उसे दूसरी जिंदगी दी गई है तो फिर उसे ऐसे शरीर में क्यों भेजा गया जो पहले से ही बर्बाद होने वाला है? लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगली सुबह लॉयड अपनी माँ मार्बेला फ्रॉन्टेरा के सामने खड़ा होता है।
वो पूछती हैं कि क्या उसने पब में चीजें तोड़ी थीं। लॉयड झूठ बोलने की कोशिश करता है लेकिन आखिर में मान जाता है। वो कहता है कि वो जाकर माफी मांगेगा। ये सुनकर मार्बेला और जेवियर दोनों हैरान रह जाते हैं। जब लॉयड और जेवियर गांव में पहुंचते हैं तो पूरा गांव उसे देखकर डर जाता है। कोई दरवाजे बंद कर देता है, कोई बच्चों को घर के अंदर ले जाता है। सिस्टम बताता है कि गांव वाले लॉयड से बहुत नफरत करते हैं। तभी लॉयड सिस्टम से पूछता है कि क्या उसके पास कोई चीट स्किल है। सिस्टम तुरंत उसकी स्किल्स दिखाता है, ह्यूमन स्कम और राउडी ड्रंकर्ड। ये देखकर लॉयड परेशान हो जाता है। वे दोनों पब में पहुंचते हैं। वहां हर जगह टूटी हुई मेज और कुर्सियां पड़ी होती हैं। लॉयड तुरंत झुककर पब मालिक से जोर से माफी मांगता है, लेकिन पब मालिक डर जाता है। आखिर में लॉयड कैजुअल तरीके से माफी मांगता है और पब मालिक डर के मारे उसे माफ कर देता है। वापस लौटते समय जेवियर बताता है कि असली माफी पैसे से होगी, क्योंकि पब मालिक ने अपने पैसे से फर्नीचर खरीदा था। वो ये भी बताता है कि पब मालिक की बूढ़ी माँ ठंड की वजह से बीमार है। ये सुनते ही अचानक लॉयड रुक जाता है। उसके दिमाग में एक लाइट बल्ब मोमेंट आता है। इस दुनिया में ऑनडोल हीटिंग सिस्टम नहीं है। अगर वो ऐसा सिस्टम बना दे तो लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। और यही वो पल था जब लॉयड समझ गया कि उसकी सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो तुरंत वापस पब की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाता है, मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिलने वाला है। उसी समय उसके सामने कई सिस्टम विंडोज खुल जाती हैं। एक नोटिफिकेशन आता है, योर ट्रू जर्नी हैज बिगन, और इसके साथ ही एक्टिवेट होता है रिलेशनशिप पॉइंट सिस्टम। अब लॉयड लोगों के साथ अपने रिश्ते सुधारकर आरपी पॉइंट्स कमा सकता है। लॉयड स्क्रीन को देखते हुए हल्की मुस्कान देता है और धीरे से कहता है, लगता है असली गेम अब शुरू हुआ है। लॉयड के दिमाग में जैसे ही ये आइडिया आता है कि वो इस मिडीवल दुनिया में मॉडर्न कोरियन हीटिंग सिस्टम ला सकता है, उसी समय उसके सामने एक चमकती हुई ब्लू सिस्टम विंडो दिखाई देती है। वो ध्यान से स्क्रीन को देखता है। उसमें एक नया मैट्रिक दिखता है, आरपी। लॉयड थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोचता है कि क्या ये वीडियो गेम्स वाले EXP पॉइंट्स जैसा कुछ है, लेकिन सिस्टम ये नहीं बताता कि इन पॉइंट्स का इस्तेमाल किस लिए होगा। बस इतना लिखा होता है कि की कैरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करके आरपी अर्न किया जा सकता है। ये पढ़ते ही लॉयड की नजर तुरंत पास खड़े जेवियर पर जाती है। उसी समय उसके दिमाग में एक डिजिटल चाइम बजती है और अचानक जेवियर के सिर के ऊपर एक स्टेटस विंडो दिखाई देती है। लॉयड उत्साह में स्क्रीन को देखता है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गिर जाता है, क्योंकि स्क्रीन पर लिखा होता है जेवियर्स फेवरेबिलिटी -30। जेवियर बस उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के घूरता रहता है। लॉयड के माथे पर पसीना आ जाता है। वो सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि जेवियर उसे इतना नफरत करता है। अब लॉयड जल्दी से सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है। वो मुस्कुराकर जेवियर की तरफ मुड़ता है, जेवियर तुम काफी हैंडसम हो। सिस्टम तुरंत नोटिफिकेशन देता है कि लॉयड ने रिलेशनशिप इंप्रूव करने की कोशिश की है, लेकिन जेवियर का चेहरा बिल्कुल नहीं बदलता। वो शांत आवाज में कहता है, मुझे पता है। और उसी समय एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाता है, फेवरेबिलिटी डिक्रीज। अब स्कोर हो जाता है -31। ये देखकर लॉयड के होश उड़ जाते हैं। वो मन ही मन चिल्लाने लगता है, अरे कॉम्प्लीमेंट देने से स्कोर कम कैसे हो गया। आखिर में वो फैसला करता है कि अभी रिलेशनशिप सुधारने की कोशिश नहीं करेगा। अब सीन शिफ्ट होता है पब के अंदर। लॉयड एक टेबल पर बैठा हुआ है और हाथ में क्विल पेन पकड़े हुए है। उसके सामने एक डॉक्यूमेंट रखा है। उसमें लिखा है कि वो खुद कॉन्ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन ऑपरेटर बनेगा। उसके सामने बैठा है डरा हुआ पब मालिक और पीछे खड़ा है जेवियर। लॉयड अचानक टेबल पर हाथ मारता है और जोर से कहता है वो पब में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा और वो एक नया हीटिंग सिस्टम बना कर देगा। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पब मालिक के सामने रख देता है और कहता है साइन करो। लेकिन पब मालिक शक भरी नजर से उसे देखता है। एक सिस्टम विंडो बताती है कि उसकी सस्पिशन लेवल बढ़ रही है। लॉयड समझ जाता है कि उसकी रेपुटेशन बहुत खराब है, इसलिए वो एक स्किल एक्टिवेट करता है, माइंड वॉल। अब लॉयड का चेहरा अचानक बदल जाता है। वो बिल्कुल एक ठग की तरह दिखने लगता है। वो गुस्से में पब मालिक को घूरते हुए कहता है, इतने साल से मुझे जानते हो फिर भी भरोसा नहीं करते। पब मालिक डर जाता है। वो तुरंत कांपते हाथों से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। लॉयड के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उसे उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था। कुछ देर बाद वे दोनों एस्टेट के खाली मैदान में पहुंचते हैं। लॉयड शवल उठाकर कहता है कि वो एक छोटा स्ट्रक्चर बनाएगा, इसलिए प्रिसाइज मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन जेवियर उसे रोकता है। वो पूछता है क्या पब मालिक को धमकाकर कॉन्ट्रैक्ट लेना उसकी नई हरकत है। लॉयड थोड़ा गंभीर होकर जवाब देता है। वो कहता है क्या तुमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में सुना है। जेवियर तुरंत जवाब देता है कि ये प्रेजुडिस नहीं बल्कि एक्सपीरियंस है। लॉयड कुछ देर चुप हो जाता है, लेकिन फिर वो शवल उठाकर कहता है चाहे जो भी हो वो उस बूढ़ी औरत को मुस्कुराते हुए देखना चाहता है। इसके बाद शुरू होता है एक बड़ा कंस्ट्रक्शन मोन्टाज। लॉयड लगातार मिट्टी खोदता है, लकड़ी के बीम्स लगाता है, दीवारों पर क्ले लगाता है। एक हफ्ते की मेहनत के बाद वहां एक छोटा सा वुडन हाउस बनकर तैयार हो जाता है। लॉयड जमीन पर गिर जाता है। वो पूरी तरह थक चुका होता है। जेवियर उसे देखकर हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि लॉयड ने सच में ये सब बना दिया।
अब लॉयड लकड़ी काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत कम होने की वजह से एक्स लकड़ी से टकराकर वापस उछल जाता है। तभी जेवियर आगे आता है। वो अपनी तलवार निकालता है, लकड़ियों को हवा में उछालता है और बिजली की गति से उन्हें काट देता है। कुछ ही सेकंड में सारी लकड़ियां परफेक्टली कट जाती हैं। लॉयड ये देखकर हैरान रह जाता है। वो जेवियर की तारीफ करता है, लेकिन तुरंत उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो जेवियर के हाथ में शवल थमा देता है और कहता है, थोड़ी डिगिंग में मदद करोगे? जेवियर गुस्से से भर जाता है, लेकिन लॉयड चालाकी से कहता है, अगर जेवियर फाइनल रिजल्ट देखना चाहता है तो उसे काम खत्म करने में मदद करनी होगी। आखिरकार जेवियर मान जाता है। कुछ समय बाद स्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार हो जाता है। रात को पब मालिक और उसकी बूढ़ी औरत उस घर के अंदर बैठते हैं। अचानक फ्लोर के नीचे से गर्माहट उठने लगती है। पूरा कमरा गर्म हो जाता है। बूढ़ी औरत खुशी से मुस्कुराने लगती है। पब मालिक भावुक होकर लॉयड को धन्यवाद देता है। ये था ऑनडोल हीटिंग सिस्टम। ये सब देखकर जेवियर भी हैरान रह जाता है। उसी समय लॉयड को सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है। जेवियर फेवरेबिलिटी +2। अब स्कोर हो जाता है -29 और लॉयड को मिलते हैं 36 RP। लॉयड मन ही मन मुस्कुराता है। असल में ये घर सिर्फ मॉडल हाउस था। वो इसे प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करने वाला था। कुछ दिन बाद पूरा गांव उस घर को देखने आता है। लोग अंदर जाते हैं और गर्मी देखकर हैरान रह जाते हैं। बाहर आकर लोग चिल्लाते हैं, ये टेक्नोलॉजी कमाल है। लॉयड तुरंत ब्लूप्रिंट निकालता है और 2 ऑप्शंस बताता है, टाइप ए नया बिल्डिंग, टाइप बी पुराने घर का रीमॉडल। लेकिन तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है। कोई कहता है, इतनी कीमत पर तो ये सच में अच्छा डील है। लॉयड मुड़कर देखता है। वहां खड़ा होता है एक गंभीर आदमी। वो है बारन आर्कस फ्रंटेरा, लॉयड के पिता, और उनके सिर के ऊपर सिस्टम विंडो दिखाता है, फेवरेबिलिटी -20। लॉयड के चेहरे पर पसीना आ जाता है। पिछले चैप्टर की टेंशन सीधे हमें फ्रंटेरा मैंशन के ग्रैंड डाइनिंग रूम में ले आती है। लॉयड एक बड़ी लकड़ी की टेबल पर बैठा है और धीरे धीरे खाना खा रहा है। कमरे में अजीब सी खामोशी छाई हुई है, बस उसके चम्मच और प्लेट की आवाज सुनाई दे रही है। वो साइड से अपने पिता बारन अर्कस फ्रंटेरा को देखता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि बस चुपचाप खाना खत्म करके यहाँ से निकल जाए। लेकिन अचानक बारन जोर से अपनी सिल्वरवेयर टेबल पर पटकते हैं। कमरे की खामोशी और भारी हो जाती है। बारन गंभीर आवाज में पूछते हैं, इस बार तुम क्या कर रहे हो लॉयड? लॉयड तुरंत अपना फेमस लॉयड आंसर मोड चालू कर देता है। वो आराम से खाना चबाते हुए कहता है, लंबी कहानी की जरूरत नहीं है। पब मालिक ने हीटेड रूम मांगा था तो उसने बना दिया। ये सुनकर बारन थोड़ा हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं, क्या लॉयड सच में एस्टेट के लोगों के साथ फॉर्मल एग्रीमेंट्स कर रहा है? फिर उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कहते हैं कि नोबल्स का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने लोगों का ध्यान रखना, और अगर किसी ने लोगों को धोखा दिया तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन लॉयड बस हल्की मुस्कान देता है। वो हाथ हिलाकर कैजुअली कहता है, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि उसकी रेपुटेशन पहले से ही खराब है। लोग चाहे वो कुछ भी करे उसे गलत ही समझेंगे। इसलिए वो अचानक खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरी बात खत्म हो गई, मैं चलता हूँ, और लगभग भागते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। बारन अपने बेटे को जाते हुए देखते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी और दुख दोनों दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ लॉयड चलते चलते सोचने लगता है कि शायद उसके पिता इतनी चिंता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका परिवार पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस में है। उसे एक पुरानी याद आती है, जब उसके पिता ने उसे कहा था कि वो चिंता ना करे, वो सब संभाल लेंगे। लेकिन ये याद उसे उसकी पास्ट लाइफ की एक और दर्दनाक याद दिला देती है। फ्लैशबैक हमें ले जाता है मॉडर्न कोरिया में। एक छोटा सा गंदा कमरा, एक थका हुआ आदमी हाथ में न्यूज़पेपर पकड़े बैठा है। वो किम सूहो से कहता है, सब ठीक हो जाएगा, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन सूहो अब समझता है कि वो सब झूठ था। असल में गरीबी ने उन्हें पूरी तरह कुचल दिया था। वर्तमान में लौटकर लॉयड का चेहरा सख्त हो जाता है। वो मन ही मन कसम खाता है, अब कभी भी पैसे की वजह से मिजरेबल नहीं बनूंगा। वो धीरे से कहता है, पिता, इस बार मैं भी हार नहीं मानूंगा। अब लॉयड मैंशन के हॉलवे में चलते हुए कैलकुलेशंस करने लगता है। उसने अभी तक 32 टाइप ए ऑर्डर्स और 57 टाइप बी ऑर्डर्स ले लिए हैं और आधा एडवांस भी मिल चुका है। तभी अचानक वो रुक जाता है। उसके सामने से 2 अजीब आदमी गुजरते हैं। एक मोटा आदमी जिसका नाम है मीटलोफ और दूसरा पतला मूंछ वाला आदमी शाइलो। दोनों सीधे निकल जाते हैं बिना बारन के बेटे को ग्रीट किए। लॉयड तुरंत उन्हें पहचान लेता है। ये हैं दोनों लोन शार्क्स। सीन कट होता है बारन के ऑफिस में। दोनों लोन शार्क्स बारन को घेर कर बैठे हैं। शाइलो टेबल पर हाथ मारकर चिल्लाता है, कब तक कर्ज डालते रहोगे? वो कहता है कि उनके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अगर पैसा नहीं मिला तो वो लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। बारन चुपचाप बैठे रहते हैं। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा होता है। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। दरवाजे पर खड़ा होता है लॉयड फ्रंटेरा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होती है।
वो सोचता है, परफेक्ट टाइमिंग। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, कहानी थोड़ी पीछे जाती है। अपने कमरे में लॉयड सिस्टम विंडो देख रहा था। उसके पास थे 36 आरपी। सिस्टम बताता है कि आरपी से स्किल्स अपग्रेड की जा सकती हैं। फिर अचानक एक मैजिकल सर्कल उसके पैरों के नीचे बन जाता है। सिस्टम उसके दिमाग को स्कैन करता है। स्क्रीन पर एक के बाद एक नॉलेज दिखाई देती है। सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, वाटर एंड सिवेज डिजाइन, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन। सिस्टम खुद हैरान हो जाता है, लेकिन लॉयड चिल्लाता है, मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट था। सिस्टम उसे 2 स्किल्स देता है, बेसिक मेजरमेंट, बेसिक डिजाइन। लॉयड बिना सोचे दोनों खरीद लेता है। अगले ही पल उसकी आंखों से ग्रीन लाइट निकलने लगती है। जब लाइट खत्म होती है तो उसकी आंखों के सामने हर चीज का एग्जैक्ट मेजरमेंट ग्रिड दिखाई देता है। अब वो बिना टूल्स के भी सब कुछ मेजर कर सकता है। दूसरी स्किल एक्टिवेट होती है। लॉयड हवा में 3D ब्लूप्रिंट ड्रॉ कर सकता है, लेकिन उसे समझ आता है कि एक बड़ी समस्या अभी भी है। कंस्ट्रक्शन के लिए हैवी मशीनरी चाहिए। मजाक में वो सोचता है, क्या वो मशीन समन कर सकता है? सिस्टम तुरंत जवाब देता है, हाँ, लेकिन इसके लिए चाहिए फैंटेसी स्पीशीज गाचा, प्राइस 50 आरपी। लेकिन लॉयड के पास सिर्फ 1 आरपी बचा है। अब वो तय करता है कि उसे जल्दी से जल्दी और आरपी कमाने होंगे। कहानी वापस आती है बैरन के ऑफिस में। मीटलोफ बैरन से कहता है, अगर पैसा नहीं है तो उनकी पत्नी और मेड भी बिक सकती हैं। ये सुनते ही लॉयड का गुस्सा फट पड़ता है। वो मीटलोफ का कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाता है, तुम हो कौन? शाइलो कहता है, क्या ये वही बदनाम बेटा है? लॉयड ठंडे स्वर में कहता है, अभी तुरंत यहां से निकल जाओ। शाइलो कहता है, इनविटेशन लेटर दिखाओ। लॉयड तुरंत जवाब देता है, किंगडम नोबल लॉ आर्टिकल 3 सेक्शन 6, बिना इनविटेशन किसी नोबल मैंशन में घुसना ट्रेसपासिंग है। फिर लॉयड जोर से चिल्लाता है, जेवियर। दरवाजा खुलता है। जेवियर अंदर आता है। उसका हाथ पहले से तलवार पर होता है। लॉयड मुस्कुराकर कहता है, इस ट्रेसपासर का हाथ काट दो। जेवियर बिना हिचकिचाए आगे बढ़ता है। दोनों लोन शार्क्स डर जाते हैं। वे चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। इसके बाद लॉयड टेबल पर एक बड़ा मनी बैग रख देता है। वो कहता है, ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस का एडवांस है, फिलहाल इससे इस महीने का डेट भर सकते हैं। बैरन हैरान रह जाते हैं। जेवियर भी कहता है कि वो लॉयड पर नजर रखेगा। बाद में जेवियर पूछता है, उसे वो कानून कैसे पता था? लॉयड झूठ बोलता है कि उसने रिसर्च किया, लेकिन असल में उसे ये जानकारी नॉवेल से मिली थी। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, बैरन फेवरेबिलिटी +6 और लॉयड को मिलते हैं 60 आरपी। अब उसके पास कुल 61 आरपी हैं। लॉयड मुस्कुराता है और सोचता है, अब वो आखिरकार फैंटेसी स्पीशीज गांचा कर सकता है। पूरा आसमान फुल मून की हल्की रोशनी से चमक रहा होता है। चारों तरफ सन्नाटा है, बस दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही है। इसी बीच लॉयड चुपके चुपके मैंशन के पीछे बने ट्रेनिंग ग्राउंड्स की तरफ आता है। वो इधर उधर देखकर कंफर्म करता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर धीरे से फुसफुसाता है, ठीक है, कोई नहीं है। अब वो तुरंत अपने सामने सिस्टम विंडो खोलता है। स्क्रीन पर दिखता है, फैंटेसी स्पीशीज रैंडम ड्रॉ, प्राइस 50 आरपी। लॉयड बिना देर किए रैंडम ड्रॉ एक्टिवेट कर देता है और जोर से स्टार्ट बटन दबा देता है। अचानक स्क्रीन से एक तेज हरी रोशनी फूट पड़ती है। लॉयड अपनी आंखें बचाने के लिए हाथ ऊपर उठा लेता है। उस रोशनी के अंदर 3 बड़े बड़े मैजिकल गियर्स घूमने लगते हैं। वे हवा में चमकते हुए एक बड़ा मैजिक क्रेस्ट बना देते हैं। लॉयड हैरान होकर चिल्लाता है, क्या ये सच में जादू है? लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब होता है। वो विशाल मैजिक सर्कल अचानक सिकुड़ने लगता है और कुछ सेकंड में वो बस एक छोटा सा चमकता हुआ रिंग बनकर रह जाता है। ऊपर से एक अजीब ग्लिची आवाज आने लगती है। लॉयड का चेहरा उतर जाता है। वो बोलता है, इतना छोटा स्पेल, ये तो बेकार लग रहा है। अचानक रोशनी गायब हो जाती है और जमीन पर बैठा होता है एक छोटा सा हैमस्टर। वो खुशी से स्क्वीक करता है। लॉयड बस उसे घूरता रहता है। उसका चेहरा पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। कुछ सेकंड बाद वो ठंडी आवाज में कहता है, टोटल फेलियर। ये सुनते ही हैमस्टर रोने लगता है। उसकी आंखों में बड़े बड़े कार्टून टीयर्स आ जाते हैं। वो खुद को पॉइंट करके दिखाने की कोशिश करता है कि वो यूजफुल है। लॉयड गुस्से से पूछता है, तुम कर क्या सकते हो? वो सार्कास्टिकली कहता है, क्या तुम एकॉन बुलेट्स चला सकते हो? हैमस्टर तुरंत सिर हिलाकर ना कह देता है। लॉयड उसे प्रूफ करने को कहता है। हैमस्टर अचानक अपने गाल फुलाने लगता है और अगले ही पल वो जोर से पानी थूक देता है। कीचड़ हर तरफ उड़ जाता है। लॉयड का पूरा चेहरा हैमस्टर के पानी से भीग जाता है। वो घिन से चिल्ला उठता है। तभी सिस्टम विंडो खुलती है। उसमें लिखा होता है कि इस समन का नाम है पोडोंग और इसके लिए स्पेशल सनफ्लावर सीड्स मिलते हैं। रेड सीड इसे जायंट बना देता है, ब्लू सीड इसे छोटा कर देता है और एक सेट की कीमत है 1 आरपी।
लॉयड तुरंत सीड खरीदता है और पोडोंग से पूछता है, तुम कितने बड़े हो सकते हो? हैमस्टर कॉन्फिडेंस से स्क्वीक करता है। लॉयड उसे रेड सनफ्लावर सीड देता है। पोडोंग उसे खा लेता है। अगले ही पल उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगता है। हड्डियों की आवाज आने लगती है। लॉयड डरकर पीछे हट जाता है। अचानक एक जोरदार शॉक वेव निकलती है और लॉयड उड़कर जमीन पर गिर जाता है। जब वो ऊपर देखता है तो उसके सामने खड़ा होता है एक जायंट हैमस्टर, लगभग 5 मीटर ऊंचा। पोडोंग उसे ऊपर से घूर रहा होता है। लॉयड चिल्लाता है, ये 5 मीटर से भी बड़ा है। तभी सिस्टम विंडो खुलती है और पोडोंग के स्किल्स दिखते हैं। स्किल 1, एक्सकेवेशन लेवल 1। हैमस्टर जमीन में ड्रिल की तरह घुस जाता है। कुछ ही सेकंड में एक बड़ा मिट्टी का ढेर बना देता है। स्किल 2, ग्राउंड हार्डनिंग। वो अपने शरीर से मिट्टी को दबाकर जमीन को मजबूत कर देता है। स्किल 3, चीक पाउच। वो अपने मुंह से पानी निकालकर मिट्टी को गीला कर देता है। लॉयड कीचड़ में खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। वो चिल्लाता है, मेरी हैवी मशीनरी मिल गई। अगली सुबह नदी के पास 30 सैनिक खड़े होते हैं। ये फ्रंटेरा एस्टेट की लोकल मिलिट्री है। लॉयड उनके सामने खड़ा होकर चिल्लाता है, रिपीट आफ्टर मी, सेफ्टी इज अ मस्ट। लेकिन सैनिक बस धीरे धीरे दोहराते हैं। लॉयड अंदर ही अंदर हंसने लगता है। उसे लगता है ये लोग बिल्कुल मॉडर्न सोल्जर्स जैसे हैं जो बस काम से बचना चाहते हैं। तभी लॉयड उन्हें आदेश देता है। वो दूर एक बड़े मिट्टी के पहाड़ की तरफ इशारा करता है। वो कहता है, मैंने ये सब रात भर अकेले खोदा है। लेकिन फ्लैशबैक में दिखता है कि ये काम पोडोंग ने 30 मिनट में किया था। अब लॉयड आदेश देता है, इन सभी सैनिकों को ये मिट्टी कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जानी होगी। सैनिक परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी आगे आता है सीनियर नाइट न्यूमैन। लॉयड तुरंत उसे पहचान लेता है। नॉवेल के अनुसार न्यूमैन एक गद्दार है जो बाद में बैरन को धोखा देता है। न्यूमैन गुस्से में कहता है, मिलिट्री को कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लॉयड शांत होकर जवाब देता है, वो एस्टेट का कर्ज चुकाने के लिए काम कर रहा है और उसे बैरन की परमिशन है। फिर लॉयड सीधे आरोप लगा देता है कि न्यूमैन खुद मिलिट्री का मिसयूज करता है। न्यूमैन गुस्से से भर जाता है। अचानक लॉयड अपना शवल घुमाकर मिट्टी का ढेर सीधे न्यूमैन पर मार देता है। न्यूमैन की यूनिफॉर्म पूरी गंदी हो जाती है। वो गुस्से से चिल्लाने लगता है, लेकिन लॉयड बिल्कुल काम रहता है। वो कान में उंगली डालकर कैजुअली कहता है, अगर इतना गुस्सा है तो क्यों ना ड्यूअल कर लिया जाए। लॉयड अपना शवल घुमाकर फाइटिंग स्टांस में खड़ा हो जाता है और जोर से कहता है, मैं तुम्हें ड्यूअल के लिए चैलेंज करता हूं। न्यूमैन गुस्से में चिल्लाता है, तुम पछताओगे। न्यूमैन को ड्यूल के लिए चैलेंज देने के बाद कहानी सीधे लॉयड के बेडरूम में पहुंचती है। दरवाजे के पास खड़े हैं जेवियर और उनके चेहरे पर साफ लिखा है कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि अभी अभी क्या हुआ। वो लॉयड को घूरते हुए पूछते हैं, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? जेवियर उसे याद दिलाते हैं कि उसने सीनियर नाइट न्यूमैन को ठीक 1 महीने बाद होने वाले ड्यूल के लिए चैलेंज किया है। फिर वो संदेह भरी नजर से पूछते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत सकते हो? दूसरी तरफ लॉयड आराम से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और हाथ में एक मोटी किताब पकड़े हुए है। जैसे ही वो सवाल सुनता है, वो अचानक उठकर जोर से चिल्लाता है, क्या तुम बेवकूफ हो जेवियर? फिर वो जोर से कहता है, मुझे जीतने का बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। वो तुरंत शिकायत शुरू कर देता है। न्यूमैन के पास माना हार्ट है और वो एक असली जूनियर स्वॉर्ड एक्सपर्ट है। फिर वो खुद की तरफ इशारा करके कहता है, और मैं तो एक निकम्मा आदमी हूं, मैं उससे कैसे लड़ूंगा? जेवियर धीरे से अपनी नाक पकड़ते हैं। उनके चेहरे पर साफ लिखा है कि उनका धैर्य खत्म हो रहा है। वो मन ही मन सोचते हैं कि अगर लॉयड उनका मालिक नहीं होता तो वो उसे अभी तलवार से काट देते। जेवियर दिमाग में पूरी सिचुएशन एनालाइज करने लगते हैं। उन्हें याद आता है, लॉयड ने पहले बारन से परमिशन ली, फिर जानबूझकर न्यूमैन से झगड़ा किया और तुरंत नाइट बारन को कंस्ट्रक्शन बटालियन का सुपरवाइजर बना दिया। मतलब ये सब एक कैलकुलेटेड मूव था। लेकिन फिर भी जेवियर समझ नहीं पाते कि लॉयड ऐसी ड्यूल क्यों लेगा जिसमें उसे खुद भी भरोसा नहीं है। तभी लॉयड अचानक किताब फेंक देता है और एक चालाक मुस्कान के साथ कहता है, जेवियर, मुझे तुमसे एक काम चाहिए। जेवियर पूछते हैं, क्या? लॉयड कहता है, मुझे स्वॉर्ड सिखाओ। जेवियर तुरंत मना कर देते हैं। वो साफ कहते हैं, पहली वजह, उनका काम है सिर्फ लॉयड की निगरानी करना। दूसरी वजह, लॉयड एक स्कमबैग है। अगर ऐसा आदमी स्वॉर्ड सीख गया तो वो सबके लिए खतरा बन जाएगा। लॉयड थोड़ा हंसता है, फिर अचानक वो एक खतरनाक स्माइल देता है और कहता है, अगर जेवियर उसे स्वॉर्ड सिखाएंगे तो वो उनकी इंसोम्निया ठीक कर देगा। जेवियर तुरंत फ्रीज हो जाते हैं। उनकी आंखें फैल जाती हैं। वो हैरान हो जाते हैं, लॉयड को उनकी इंसोम्निया के बारे में कैसे पता?
असल में लॉयड को सब पता है, क्योंकि उसने नॉवेल पढ़ी है। इस दुनिया में स्वॉर्ड रैंक्स होते हैं, जूनियर स्वॉर्ड एक्सपर्ट, इंटरमीडिएट स्वॉर्ड एक्सपर्ट, एडवांस स्वॉर्ड एक्सपर्ट और सबसे ऊपर स्वॉर्ड मास्टर। जेवियर पहले से ही एडवांस स्वॉर्ड एक्सपर्ट हैं और स्वॉर्ड मास्टर बनने के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन इसी वजह से उनके सेंसेस इतने तेज हो गए हैं कि उनका दिमाग कभी बंद ही नहीं होता। इस कंडीशन को कहते हैं स्वॉर्ड मास्टर सिंड्रोम। लॉयड जेवियर से कहता है, तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम कई दिनों से सोए नहीं हो। जेवियर आखिरकार मान जाते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, वो कोशिश करेंगे। सीन कट होता है। फायरप्लेस के सामने एक रॉकिंग चेयर है, उस पर बैठे हैं जेवियर और वो गहरी नींद में सो रहे हैं। उनके सामने खड़ा है लॉयड और वो विक्ट्री पोज में खड़ा है। वो जोर से हंसते हुए कहता है, मुझे पता था। फ्लैशबैक में दिखता है कि लॉयड क्या कर रहा था। वो एक मोटी इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक पढ़ रहा था। उसमें लिखा था यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, स्ट्रेस एनालिसिस, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। इतना बोरिंग लेक्चर सुनते ही जेवियर सो गए। लॉयड इसे कहता है 18th मैजिक टेक्निक इंजीनियरिंग लेक्चर। लेकिन अगली सुबह लॉयड का सपना टूट जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में जेवियर खड़े हैं और वो कहते हैं 50 चक्कर लगाओ अभी। लॉयड का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ते हुए वो चिल्लाता है, मुझे कूल सोर्ड स्किल सिखाओ। लेकिन दौड़ते दौड़ते वो जेवियर को चिढ़ाने लगता है। वो कहता है, जेवियर को लगा था कि वो हार मान जाएगा, लेकिन वो हार नहीं मानेगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, पैसिव स्किल बीइंग अगली लेवल 4। अब जो भी उसे देखेगा उसे पागल समझेगा और उसे मारने का मन करेगा। लॉयड चिल्लाता है, ऐसी बेकार स्किल क्यों है मेरे पास। दौड़ते दौड़ते उसका शरीर टूटने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आती है। कोरिया में उसकी गरीबी, छोटा कमरा, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम, भारी पत्थर उठाना, डिलीवरी ट्रक्स में सामान लोड करना। वो खुद से कहता है, उस जिंदगी के मुकाबले ये दर्द कुछ भी नहीं है। उसे एक सेकंड चांस मिला है। ये देखकर जेवियर प्रभावित हो जाते हैं। वो आखिरकार कहते हैं, मैं तुम्हें सोर्ड टेक्निक सिखाऊंगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जेवियर फेवरेबिलिटी +1। अब स्कोर हो जाता है -28 और लॉयड को मिलते हैं 18 RP। लेकिन दूसरी तरफ एक खतरनाक साजिश चल रही है। बैरन के ऑफिस में न्यूमन बैठा है। बैरन उससे कहते हैं, डुएल में लॉयड को ज्यादा चोट मत पहुंचाना, वो उनका बेटा है। न्यूमन सिर झुकाकर कहता है, जैसा आप कहें। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। असल में वो डुएल के दौरान लॉयड को मारने की योजना बना चुका है और अगर बैरन विरोध करेंगे तो वो उन्हें भी मार देगा। फिर कहानी 1 महीने आगे बढ़ती है। ट्रेनिंग ग्राउंड में पूरा गांव इकट्ठा है। बैरन और बैरनेस चिंतित बैठे हैं। जेवियर चुपचाप खड़े हैं। मैदान में खड़ा है नाइट न्यूमैन। उसकी तलवार तैयार है और उसके सामने खड़ा है लॉयड फ्रॉन्टेरा। लेकिन उसके हाथ में तलवार नहीं है, उसके हाथ में है उसका कंस्ट्रक्शन शवल। लॉयड शवल को कंधे पर रखता है और मुस्कुराते हुए चिल्लाता है, तैयार हो जाओ मार खाने के लिए। और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। क्या एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट सच में एक ट्रेन्ड नाइट को हरा सकता है, या फिर ये ड्यूअल बनेगा लॉयड फ्रॉन्टेरा की जिंदगी का आखिरी दिन? और अगर लॉयड हार गया तो सिर्फ वही नहीं मरेगा, उसके साथ खत्म हो जाएगा पूरा फ्रॉन्टेरा परिवार। तो आखिर इस असंभव लड़ाई में जीत किसकी होगी, ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।